हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी, जिसको लिखा है सनम नवर ने, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब आके खुदा ने शबाना को दोबारा से एक नई ज़िंदगी अता की थी और मुझे हमारी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात से ये भी सिखाया कि ज़िंदगी कभी भी आसान और सहल नहीं होती। इसको हमेशा आसान बनाना पड़ता है, कुछ को नज़रअंदाज करके तो कुछ को बर्दाश्त करके। हाँ, ये सच है कि बचपन से लेकर आज तक के वो तमाम लफ्ज़ और ज़ख्म मुद्दतों बाद भी शबाना के दिल में अभी तक ताज़ा हैं, क्योंकि कभी कभी वक्त के पास भी हर मर्ज़ की दवा नहीं होती। बहरहाल अब 2 साल हो गए, शबाना फिर डॉक्टर के पास कभी भी नहीं गई। सिर्फ और सिर्फ 3 माह में ही इलाज करवाया और खुदा की शफकत से आज सेहत और तंदुरुस्ती के साथ चलती फिरती है और बहुत से कामों को अपने हाथों से सर अंजाम दे रही है। और मेरी तो बस खुदा से यही इल्तिजा है कि वो शबाना को अपने कामों में कसरत से इस्तेमाल करे। और आखिरकार शबाना की ज़िंदगी को जब नया मोड़ मिला, तब मैंने जाना कि खामोशियाँ ही इंसान के लिए बेहतर होती हैं। और फिर लफ्ज़ों से तो अक्सर लोग रूठ जाया करते हैं, क्योंकि ये लफ्ज़ ही तो हैं जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहते हैं, है ना। बहरहाल शबाना ठीक हुई तो अबू जी की देखभाल में हम लग गए, क्योंकि एक्सीडेंट ही बड़े अजीब तरीके से हुआ था। अबू जी, महक, प्रिस्का, पैरन एक बाइक पर थे और दूसरी बाइक पर फ़हीम भाई और फ़हीम भाई का बाप था। ये सब किसी की फौतगी से वापस आ रहे थे कि एकदम से कोई बुरखे वाली औरत अबू जी की बाइक के आगे आ गई और अबू जी की बाइक उस औरत को बचाने के चक्करों में बुरी तरह से फिसल गई और वो औरत जल्दी से उठकर थोड़ा सा आगे चलकर गायब हो गई। और जनाब, उस औरत को सब लोगों ने जाते और गायब होते भी देखा था। और वहाँ के मुकीम लोगों का कहना था कि ये औरत काफ़ी देर से इसी जगह पर चक्कर पे चक्कर बेचैनी के साथ काट रही थी। जैसे ही आपकी बाइक से टकराई तो फ़ौरन उठकर जाते जाते गायब हो गई। सब वहाँ कहने लगे कि ये ज़रूर किसी ने चीज़ बेची होगी। बहरहाल महक और बच्चों में से किसी को एक खराश तक न आई। सिर्फ और सिर्फ अबू जी ही बुरी तरह से घायल हुए थे कि आहिस्ता आहिस्ता लकवा मुंह के एक साइड का होने लगा। हमारी जैसे ही शॉपिंग थोड़ी सी मुकम्मल हुई तो शबाना, मैं, एंजल और छोटा हनी डांस प्रैक्टिस करने लगे। वैसे तो अभी शबाना मुकम्मल ठीक बिल्कुल भी नहीं हुई थी, फिर भी डांस की कोशिश करने लगी कि 3 अगर गानों पर मैं डांस करूं तो कितनी देर तक मैं खड़ी रह सकती हूं। अब जनाब, डेट शादी की फिक्स होते ही नईम साहब से हम सब ने पूछा कि तुमने कौन सा वाला कमरा लेना है, ये हमारा वाला कमरा या फिर जिसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है वो वाला कमरा। कहता कि नहीं, मुझे नीचे सबके साथ रहना है, आप लोगों का कमरा मुझे दे दो, क्योंकि ऊपर वाला कमरा लूँगा तो बिल्कुल ही अलहदा हो जाऊँगा। बहरहाल नईम साहब से पूछने के बाद स्टोर रूम की सारी चीज़ें हमने आहिस्ता आहिस्ता तीसरे पोर्शन के 2 कमरों में शिफ्ट करवाए। कमरा सारा साफ़ करने के बाद अपने कमरे की चीज़ें भी उसी खाली कमरे मतलब स्टोर रूम में शिफ्ट करवाईं। तब तक मुनीब भाई और असमत भाभी को हमने दरख्वास्त की कि वो कमरा खाली कर दें, क्योंकि मेहमानों की आमद पर हमें वो कमरा भी चाहिए। एक्चुअली असमत भाभी बहुत ज़्यादा तब्दील होती जा रही थी, एकदम इतना प्यार दिखाकर एकदम से हमें दूर करती जा रही थी। कभी किसी बात पर बहस तो कभी कोई बात। इसलिए शादी का तो बस बहाना था, उन्हें तो इस घर से निकालना था। वो दोनों गए तो हमने वो कमरा भी तैयार किया ताकि पतोकी वाले मेहमान यहीं पर आराम करेंगे। जैसे ही हम अपना कमरा तैयार करके ऊपर शिफ्ट हुए तो जाहिर है जहाँ हमारा रूम होगा हम तो बस वहीं पर टिके रहेंगे ना। नीचे नीम के कमरे का पेंट का काम भी शुरू हो चुका था। एक दिन अमजद की तबीयत ख़राब हुई, यानी मिल्की वाली तबीयत ख़राब होगी। खुद तो मैं उसके पास इस हालत में जाती ना थी और अपनी बेटियों को भी समझाती ना थी कि वो तुम्हारे पापा हैं। ऐसी हालत होने पर डरते नहीं बल्कि खुदा से दुआ करते हैं कि खुदा हमारे पापा को जल्दी शिफा दे दे। पर ऐसी नसीहत देने की बजाय खुद भी उससे दूर दूर जाती और अपनी बेटियों को भी दूर दूर करती। हमें तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो महक को कहने के बजाय प्रिस्का को डांटा कि वो तुम्हारे पापा हैं, उससे डरते थोड़ी हैं, उनके लिए दुआ करते होते हैं।
میرے صرف اتنا کہنے پر مہک بھی روٹیاں پکاتے پکاتے بھڑک اٹھی کہ وہ تو بچی ہے، اسے کیا پتہ ان سب چیزوں کا۔ پر مجھے اس کی بات سنتے ہی اور غصہ آ گیا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ وہ بچی ہے، اسے نہیں پتہ، اس لیے ہمیں اس کے بڑے ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیزیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ باہر سے تھوڑی کوئی آ کر انہیں سمجھائے گا، اور ویسے بھی تمہیں بھی تو امجد کی اس حالت میں اسی کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم بھی خود تو دور جاتی ہو تو انہیں بھی دور رکھتی ہو۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص نہ آپ لوگوں کے پاس ہو اور امجد کی طبیعت خراب ہو جائے تو تم اسے اسی حالت میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر دور کھڑی رہو گی کیا؟ تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہیں آئے گا؟ میرے اتنا لمبا لیکچر دینے کے باوجود اس کی ایک ہی بات پر سوئی اٹکی ہوئی تھی کہ وہ تو بچی ہے، اسے کیا پتہ ان سب چیزوں کا۔ اور بھی بدتمیزی کرنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ تم چھوٹی ہو، مجھ سے تو چھوٹی ہی رہو، بڑی ہونے کی کوشش نہ کرو۔ شبانہ نے مجھے پیچھے کر کے مہک کو جواب دیا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، پر ابو جی اندر سے سب کچھ جانتے ہوئے بھی مہک کا ہی ساتھ دینے لگے، اسے سمجھانے کی بجائے کہ تم اپنے شوہر کے پاس رہا کرو، اسی نے تمہیں کما کر کھلانا ہوتا ہے، اگر وہی نہ رہا تو کون تمہیں کما کر پیسے لا کر دے گا۔ اس طرح سے سمجھانے کی بجائے ہمیں ڈانٹ دیا کہ جاؤ اوپر اپنے کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ پھر جناب غصے کی وجہ سے ہم نے نیچے والوں سے ناطا ہی توڑ دیا۔ جب سب لوگ نیچے سو جاتے تو 10-11 بجے نیچے آ کر اپنے لیے رات کا کھانا بناتے تو کبھی آلو کی چپس پوری پرات بھر کر لے جاتے۔ ساری رات بیٹھے کمپیوٹر پر ڈرامہ کتنی محبت ہے دیکھتے رہتے۔ اوپر ہی ہر وقت رہنے کے چکروں میں ابو جی ہم سے اداس ہونا شروع ہو گئے، اس لیے خود ہی ہیئر کلر لے کر کبھی اوپر آ جاتے تو کبھی اپنی دوائیاں پوچھنے کے لیے بہانے سے آ جاتے، کیونکہ ابو جی کو پتا تھا کہ میری بیٹیاں ناراض ہیں۔ ہم جب نیچے ہی تھے ابو جی کے ہم پاس ہی بیٹھے ہوتے تھے، پر ابو جی مہک کو خاص طور پر آواز دے کر بلاتے کہ یہ میری دوائیاں دینا۔ ہمیں تو بڑا غصہ آتا کہ ان کے پاس ہمارے بیٹھنے کا کیا فائدہ، جب مہک سے ہی ابو جی نے دوائیاں کھانی ہیں۔ اس لیے ہم نے نیچے آنا ہی بند کر دیا کہ مہک سب کچھ کر لے گی۔ ایکچولی اس نے ہم چاروں بہنوں کو مکمل بدنام جو کر دیا تھا۔ ہر رشتہ دار کے منہ پر ہمارا ہی نام تھا، پر برے لفظوں میں نام تھا کہ یہ میری بیٹیوں کو بہت مارتی ہے، مجھ سے اور میری بیٹیوں سے پیار نہیں کرتی۔ اگر ہم پیار نہ کرتے ہوتے پیرن کو لے کر شبانہ ہاسپٹل نہ دوڑتی اس کی زندگی بچانے کے لیے۔ اسے ایک مہینہ کام نہیں کروایا اور اس کے شوہر سے زبردستی کہہ کر اس کی پاکٹ منی دلوائی، جہاں پر ہم جاتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ کام سارا کچن سے لے کر گھر تک کا سب کچھ سکھایا اور بھی بہت کچھ کیا۔ یہ کہتی ہیں صاحبہ کہ ہمیں ان تینوں سے پیار نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ماں بننے والی ہوتی تھی تو آنٹیوں نے اسے سیکھ دی تھی کہ اپنی روٹی ان سے چھپا کر کھایا کرو، یہ نظر لگا دیتی ہیں۔ جب بھی ہم اس کے پاس سے گزرتے تو یہ اپنی روٹی لے کر ہماری طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتی۔ ہمیں بڑی حیرت ہوتی کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اس کی اس حرکت پر کبھی تو ہمیں غصہ آ جاتا تو کبھی ہنسی آ جاتی۔ بہرحال ہم اپنے کمرے میں بیٹھے مہندی کی ساری پلیٹ تھال وغیرہ سب کچھ تیار کرنے میں مصروف رہتے، اور شام ہوتے اوپر ہی کمرے میں بیٹھے ڈھولکی بجاتے۔ کرایہ دار فیاض بھائی کی ماں، اینجل، ابراہیم، چھوٹا ہنی، یہ چاروں خود ہی آ کر ہمارے پاس بیٹھ جاتے اور خوب گانے گاتے ٹپے بولتے رہتے۔ جب شادی بہت نزدیک آ گئی تب تک ابو جی بھی کافی حد تک بظاہر تندرست نظر آنے لگے تھے، اور نعیم کے ساتھ ساتھ ہنی سلامت چھوٹا ہنی اور امجد کے لیے نیو پینٹ کوٹ خرید کر دیے ابو جی نے، اور اینجل سے بھی ابو جی نے پوچھا کہ اگر تمہیں بھی چاہیے کوئی ڈریس تو تم بھی جا کر لے لو، اور اپنے لیے ابو جی نے ایک ڈریس بھی نہ خریدا۔ صبا اور بائی زینت بھی اپنے اپنے بچوں کے ہمراہ تشریف لا چکی تھی، اور بازاروں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو ڈھولکی پر گانے گائے جاتے۔ سب کام کرنے کے ساتھ میں اور شبانہ ابو جی کی بھی خدمت میں مصروف ہو گئے، اور نعیم صاحب کی عالیہ صاحبہ کے ساتھ روز بات چیت ہونے لگی۔ ایک دفعہ میں اور نعیم کپڑے دھو رہے تھے تو عالیہ نے کہا نعیم سے کہ
सना को फ़ोन दो और मुझे कहने लगी कि जितने कपड़े धोने हैं आप लोग धो लो, बाद में आप लोगों को धोने नहीं दूंगी, बल्कि मैं खुद सबके कपड़े धोऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। भाई ज़ीनत ने मक्का कॉलोनी में ब्राइडल गाउन ट्राई करवाने के लिए फ़ोन किया तो जनाब आलिया की छोटी बहन, जिसका नाम मोना उर्फ रज़िया है, वो भाई ज़ीनत और शबाना से बदतमीज़ी करने लगी। आराम से बात करने की बजाय उखड़े अंदाज में आलिया भी बात करना शुरू हो गई। शबाना को तो गुस्सा आ गया। शबाना ने खूब बातें आलिया को सुनाई और फ़ोन बंद कर दिया। फिर खुद ही उन्होंने फ़ोन किया और सॉरी करने लगी। फिर बाजी ज़ीनत उन्हें वहीं पर डायरेक्ट ले गई ताकि वहीं पर खुद ट्राई कर सके, जो ड्रेस पूरा आए वही ओके कर सके। पर आंटी आलिया मोटी ही इतनी थी कि उन्हें कोई ड्रेस ही पूरा ना आए। फिर खुदा करके एक ड्रेस की सिलाई खोल कर दी गई, वही उन्हें पूरा आया। पहले मैं शबाना की खिदमत करती रही, फिर अब्बू जी की खिदमत में मसरूफ़ रही, और शबाना खुद पहले बीमार रही, फिर अब्बू जी की खिदमत में मसरूफ़ हो गई। इसीलिए हम दोनों के चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं थी। शादी की कोई खुशी मुँह पर हमारे नज़र ही नहीं आ रही थी। बहरहाल 30 फरवरी 2016 को वो दिन भी आ गया जब नईम हुआ पराया। लोग कहते हैं कि लड़कियां जब शादी करती हैं तो वो पराया धन हो जाती हैं, पर मुझे लगता है कि लड़के भी पराया धन ही होते हैं। खैर, कार्ड्स शादी के बांटने की बारी आई। अबू जी ने तो मामू नज़ीर के ज़िम्मे काम लगा दिया था कि शोदी गढ़ी जाकर सब रिश्तेदारों को कार्ड तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि अबू जी की ऐसी हालत नहीं थी कि वो सफ़र कर सके। उनकी पसलियों में चोट लगी थी और घुटने को भी, इसलिए ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे। फिर मजबूरन अबू जी को मामू नज़ीर के ज़िम्मे ये काम लगवाना पड़ा। ऐन वक्त पर मामू जी जाने लगे तो मैंने साथ चलने के लिए कह दिया तो अबू जी बहुत खुश हो गए। चल ठीक है बेटा, जल्दी से तैयार होके आ। मैं मामू नज़ीर के साथ गई तो बेजारी सी मुझे होने लगी, क्योंकि अपनी तारीफ़ों के पुल खुद ही रिश्तेदारों के सामने बांधते हुए कहते कि आओ बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम पर दुआ करूँगा तो तुम्हें शिफा मिल जाएगी, तुम्हारी पथरी ख़त्म हो जाएगी। तो कभी कहते कि गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी है, उसकी खूबियाँ बताने लग पड़ते। तो कभी खुद को दुआ गो कहते और हमारे अबू जी को कहते कि वो दुआ नहीं करते, इसलिए शैतान ने उन पर हमला किया है। और मैं इतना दुआ करता हूँ मुझ पर तो कभी शैतान का हमला नहीं हुआ। ये कहते हुए मुझे टेढ़ी अखियों से भी देखते रहे, टेढ़ी अखियों से देख भी रहे थे और साथ में बातें भी इसी तरह कर रहे थे। सब कार्ड्स तकसीम करने के बाद मैंने घर आकर अबू जी को शबाना को ये सारी बातें बताई कि वो इस तरह से कह रहे थे। मैं इसलिए नहीं बोली कि उन्होंने इस चीज़ का डंडोरा पीटना था कि मुनव्वर की छोटी बच्ची बदतमीज़ी से बोलती है। मैं तो उनको जवाब देना चाह रही थी कि जो दुआगो होते हैं, शैतान ख़ास तौर पर उन्हीं का पीछा करता है ताकि वो अपने राय रास्ते से भटक जाए, और जो दुआ नहीं करते उन्हें तो शैतान खुद कहता है अरे ये तो अपना ही जी है। और हमारे अबू जी तो बहुत ज़्यादा दुआगो शख्स थे। खैर, मेहंदी आई। मेहंदी वाले दिन भी मेकअप फुल करने के बावजूद ऐसे लग रहा था जैसे हम मुंह धोकर क्रीम लगाकर मेहंदी में शिरकत के लिए आ गए हों। और मेहंदी के लिए तो हमने डांस तैयार कर रखे थे, पर बबली ख्वाजा सरा खुद आकर अपने आप को इनवाइट करके चले गए। हम चारों बहनों ने भी खुशी रजामंदी दे दी कि ठीक है बाजी, बबली अच्छी लड़कियों को लेकर आना, फैमिली प्रोग्राम होना है, खूब उन पर पैसे लुटाए गए, खूब उनके डांसों पर मस्ती की गई। और पूरे 3 बजे उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। हमने कहा चलो हम अब डांस कर लेते हैं, पर डीजे वाला भी साथ में जाने की तैयारी करने लग पड़ा। फिर हम भी मेहंदी को बाय बाय करके अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। निकाह वाले दिन भी हमने खूब मेकअप से अपने मुंह का रास्ता किया था, पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लाइट से मेकअप हुए हों। एक्चुअली हम अंदर से ही फ्रेश नहीं थे, इसीलिए फ्रेशनेस हमारे मुंह पर भी नज़र नहीं आ रही थी। जब बारात लेकर हम जाने लगे, कुछ रस्में घर में ही अदा करके निकलने लगे कि लाइट चली गई और बैंड बाजा वालों को
बैंड बाजा वालों को हमारा घर ही नहीं मिल रहा था। उनको घर क्यों नहीं मिल रहा था, मैं आपको एक्चुअली बताती हूँ। बारात वाले दिन सब लोग यानी रिश्तेदार घर में हमारे मौजूद थे और लाइट भी गई हुई थी। अब्बू जी के अचानक नज़र पड़ी कि मामू नज़ीर वॉशरूम में गए। उनके पीछे खाला लिस्बत भी चली गई और अभी वो दोनों निकले भी नहीं थे कि फिर थोड़ी 5 मिनट बाद साइमा भी वॉशरूम चली गई। अब्बू जी परेशान हो गए कि ये आखिर चल क्या रहा है। सब एक साथ वॉशरूम में। अब्बू जी ने हनी सलामत से कहा कि तीनों एक साथ वॉशरूम में घुसे हैं, मैं ज़रा देख कर आऊँ कि ये करके क्या आए हैं। हनी कहता, अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं जाता हूँ, और वॉशरूम से तवीज़ निकाल कर लाया और अब्बू जी को दिखाकर फटाफट कुछ पढ़कर मुंह में डाल लिया। मैं भी तब ये बात सुन रही थी। मैंने भी बताया कि अब्बू जी, मेहंदी वाले दिन भी मैंने खुद देखा था कि अमजद के रूम में मामू नज़ीर सोफ़े की गद्दी पकड़ कर खड़े थे। मैंने उन्हें भी ऊपर छत पर मेहंदी में शिरकत करने के लिए कहा तो एकदम से घबरा कर कहते, अच्छा बेटा मैं जाता हूँ। मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? तो हाथ से वो गद्दी भी इनसे छूट गई। तब मैंने तो गौर नहीं किया, लेकिन अब समझ आ रही है कि उन्होंने क्या करने के लिए गद्दी पकड़ी थी। फिर मेरे बताने पर वही गद्दी को हनी ने चेक किया तो उसमें से भी तो तवीज़ निकला। तो हनी ने वो भी तवीज़ अपने मुंह में डाल लिया। शादी को तो रोकने की बहुत कोशिश की गई थी कि हम बारात लेकर निकल ही ना सके, पर इतनी सारी रुकावटों के बावजूद खुदा ने गहरा फजल किया और ऐन वक्त डोल वालों से चाचू जमील ने बात की कि हमने पैसे नहीं आपको देने, पर जितने भी वहाँ सलामी होगी वही आप लोगों के पैसे होंगे। बोलो मंजूर है? तो चलो हमारे साथ। बारात में वो भी फटाफट रजामंद हो गए। हमारी गाड़ी गलत शादी पर पहुँच चुकी थी। फिर अबू जी लोगों को फ़ोन करने पर पता चला कि इससे अगले वाले शादी हॉल में हमने प्रवेश करना है। खैर बारात में आलिया की माँ ने ज़िद शुरू कर दी कि बरी हमारे रिश्तेदारों को दिखाई जाए। तो शबाना, सबा, अबू जी, ज़ीनत ये गुस्से से बरी के सारे सामान को कैमरे में दिखाते जा रहे थे, क्योंकि हर चीज़ हमारी कमाल की थी। नईम का दोस्त उस्मान क्योंकि हर चीज़ हमारी कमाल की जो थी। नईम का दोस्त उस्मान भाई उनकी पहली बीवी के साथ हमारा काफ़ी अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ बन चुका था। कहने लगी कि हमारा दूल्हा जीत गया। हमारा दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आलिया की बड़ी बहन रस्म मिठाई की करने आई। सबको मिठाई खिलाकर मैं और उस्मान भाई की बीवी स्टेज के पास खड़ी तस्वीरें खींच रहे थे। हमें भी वो अपने हाथों से मिठाई खिलाकर चली गई। मैंने उस्मान भाई की बीवी के कान में कहा, चाहे उसने पोटी वाले हाथों से हमें मिठाई खिलाई हो। वो भी कहती, वाकई हो सकता है, गंदी, मेरा अब दिल खराब कर दिया तुमने। खाना खाने की बारी आई तो खाना बिल्कुल उनका फारिग और ठंडा था, इसलिए सब भूखे पेट ही आ गए। मुझे तो खांसी ही बहुत थी, इसलिए खाना नहीं खाया जा रहा था। बहरहाल दुल्हन को लेकर हम अपने आशियाना हाउस में वापस आ गए। शुक्र है गाज़ियाबाद वालों ने पहले ही सामान भेज दिया था, इसलिए हमने पहले ही से सारी सेटिंग कर दी थी। अगले दिन वलीमा था। बाजी के देवर ने आलिया को मेकअप किया। दुल्हन के तैयार होने के बाद जब दुल्हन को सीवी हॉल लेकर गए दुल्हन को, तो हमने नेम के साथ भेज दिया अंदर, पर हम बाकी अफराद बारी बारी करके अंदर हॉल में गए। मैं और शबाना ब्लैक गाउन में मलबूस जब सीढ़ियाँ उतरने लगे तो हमारी एंट्री पर सब ने सीटियाँ बजाना शुरू कर दी। खैर, वलीमे वाले दिन हम सब पूरा घर आना मिलकर बैठे और एक साथ खाना भी खाया। ये पहली शादी थी जिसमें हमें खाना नसीब हो रहा था, वरना इतनी मसरूफियत में खाना खाया ही नहीं जाता था।
खैर, नईम और आलिया को वलीमे की रस्म के तौर पर गाज़ियाबाद रुखसत कर दिया और उससे अगले दिन हम मकलावा की रस्म के तौर पर सब फैमिली गाज़ियाबाद पहुंच गई। खाना हमारे सामने उन्होंने पेश किया। साग, मकई की रोटी, नंगा चिकन, शोरबे वाला और नान और चावल, रायता, सलाद पेश किया। आरिश बाजी जीनत को बोले कि मामा जी मुझे लेग पीस दे दो, पर बाजी ने देखा कि लेग पीस ही अब बेचारा नंगा हो चुका था, सिर्फ हड्डी ही रह गई थी। खैर, इसी हंसी मजाक में हमने खाना नोश फरमाया और मैंने वैसे ही फ्रैंक होकर कहा कि अब तो आंटी जी आइसक्रीम होनी चाहिए मुंह मीठा करने के लिए। जनाब, उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया। आलिया की माँ आंसुओं के साथ रोना शुरू हो गई कि हम जितने जोगे थे हमने अरेंजमेंट किया, अब बार बार आइसक्रीम का बोलकर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हमें तो इतनी हंसी आई, ये क्या ड्रामा मेलो शुरू हमें तो इतनी हंसी आई कि ये क्या मेलो ड्रामा शुरू कर दिया इन्होंने। सही ड्रामा लोग हैं ये तो। आलिया को जैसे ही घर लेकर आए, अबूजी के हर वक्त पेट में दर्द रहने लगी। उन्हें एक्सरे करने के लिए फ़हीम भाई ने शौकत खानम हॉस्पिटल इनवाइट किया। मैं और नईम अबूजी को हॉस्पिटल लेके गए। तब पता चला कि अबूजी के पेट में पानी पड़ रहा है। हम तो बहुत परेशान हो गए। डॉक्टर से चेक करवाने पर अबूजी को कुछ मेडिसिन लिख दी गई। एक दिन फिर से अबूजी को सांस का मसला होने लगा और नडाल से होते जा रहे थे। मैं और नईम अबूजी को शालीमार हॉस्पिटल में लेकर गए तो ताकि ऑक्सीजन मिलेगी तो अभी नडालपन सही हो जाएगा। वैसे भी इन्हें हम आलिया की फैमिली के कहे के मुताबिक आर्मी वालों का हॉस्पिटल, उसमें मुझे उसका नाम नहीं एक्चुअली याद, उसमें एडमिट करवाने वाले थे। सो शालीमार हॉस्पिटल में गए। वहाँ पर अबूजी बस एक ही जुमला बोलते गए। आखिर उनको हमसे क्या दुश्मनी थी? उन्होंने हमसे ऐसा क्यों किया? अब मैंने अबूजी से कहा कि अबूजी प्लीज़ ना बोलें, जितना आप बोलेंगे आपके लिए ठीक नहीं है और आपके जुमले इर्द गिर्द वाले भी सुन रहे हैं, प्लीज़ चुप हो जाएं। अबूजी कहते अच्छा ठीक है, नहीं बोलता। डॉक्टर ने हमें डांट पिला दी कि इनके पेट में पानी है और आप अभी इन्हें किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाने गए, जल्दी इनको किसी हॉस्पिटल में लेकर जाएं। सो मैंने घर आके बताया कि डॉक्टर इस तरह से कह रहे हैं। हॉस्पिटल से हमने अपॉइंटमेंट ले ली और जब तक अबूजी का ध्यान बटाने के लिए मैं उनको उम्र यार की कहानी सुनाने लगी ताकि वो मामूली लोगों के बारे में ना सोचे। एक दिन आलिया ने मुझसे पानी आधा ग्लास मंगवाया। मैंने सोचा शायद खुद के लिए मंगवाया है, पर वो बाइबल पढ़ रही थी और कुछ पढ़कर अबूजी को पानी पिलाने के लिए बाहर आ गई। फिर अबूजी की शुगर चेक करने के लिए मशीन मंगवाई गई। शुबाना समझी कि अबूजी ने खुद अपने पैसों से मंगवाई है। कभी अबूजी का शुगर लेवल इतना डाउन चला जाता कि उनकी याददाश्त पर असर होने लगा। उनको अपनी सारी बीमारी तक भूल जाती, तो कभी गुनूदगी में बात करते रहते। ऐसे मालूम होता था जैसे वो किसी के साथ राब्ते में हों। मैं और शुबाना दोनों उनकी ये हालत देखकर परेशान हो जाती कि ये किस से बातें कर रहे हैं। फिर पता चला कि वो किस मौजू पर बात कर रहे हैं। जब गौर से सुना, वो अपनी दोनों बेटियों जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, उनके लिए परेशान थे कि मेरे बाद इनका क्या होगा, कि मेरे बेटों ने तो इन दोनों का ज़रा भी ख्याल तक नहीं रखना। अबूजी जब थोड़े से होश में आते तो हमें फैक्ट्री के हवाले से थोड़ा सा लिखवा कर फिर गुनूदगी में चले जाते हैं। बाकी की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू।